तो संपूर्ण राजस्थान के समग्र अध्ययन को लेकर के हमारी क्लासेस प्रारंभ हुई थी और मैं आप सभी को लगातार संपूर्ण राजस्थान से जुड़ी हुई क्लासेस करवा रहा हूं और निश्चित तौर पे आप सभी अभी तक की क्लासेस से जुड़ चुके होंगे, आपने क्लासेस देख ली होंगी। और अभी मैंने बिल्कुल आधारभूत से प्रारंभ किया है राजस्थान का, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि बिगिनिंग से, कि राजस्थान का विस्तार क्या है, कौन कौन से ज़िले हैं, कौन कौन सा संभाग है। एक तरीके से राजस्थान का राजनीतिक मानचित्रण ये डिस्कस हो चुका है कि किन किन प्रदेशों से सीमा साझा करता है, कितना क्षेत्रफल है, अवस्थिति और विस्तार वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो पढ़ेंगे ना, एक बार राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे कि यहाँ का ज्योग्राफिकल स्थिति कैसी है, यानी कि राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश कैसे हैं। तो भौगोलिक प्रदेश के आधार पे आज राजस्थान का हम वर्णन करेंगे। तो आज आप सभी लोग हेडिंग जरूर डाल लीजिए, राजस्थान का भौतिक प्रदेश या राजस्थान का भौगोलिक परिचय। हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान का भौगोलिक परिचय या राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश। ठीक है, तो आज हम राजस्थान राज्य के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी प्रदेश हो, जब हम उसके भौगोलिक प्रदेश की बात करते हैं तो बहुत सारे उसके कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं। भौगोलिक तत्वों के आधार पर ही हम किसी भी क्षेत्र का भौगोलिक वितरण कर सकते हैं, भौगोलिक तरीके से उसको बांट सकते हैं। चाहे वो उच्चावच हो, चाहे वहाँ की जलवायु हो, है ना, उच्चावच, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, या वहाँ पे मृदा किस प्रकार की पा रही है, वहाँ पर वर्षा का वितरण क्या है। तो कई सारे कारक होते हैं जिन कारकों के आधार पर ही हम किसी भी क्षेत्र के भौतिक विभाजन को देख सकते हैं, भौगोलिक प्रदर्शन को देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी क्षेत्र के भौगोलिक विभाजन को लेकर के कई सारे भौगोलिक कारकों पर निर्भरता होती है, जिसमें से उच्चावच एक प्रमुख कारक है ना। कहीं पर जो है पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं पर पठारी क्षेत्र है, कहीं पर मैदानी क्षेत्र है, तो उच्चावच एक बड़ा कारक होता है ना। वहाँ की जलवायु कैसी है, जलवायु का निर्धारण होता है कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कैसा है उसका, है ना। कोई समुद्री क्षेत्र से तो लगा हुआ क्षेत्र नहीं है, कोई लैंडलॉक एरिया तो नहीं है, मतलब सारी चीज़ें कारक निर्भर करते हैं। तो वहाँ की जलवायु क्या है, क्लाइमेट क्या है, प्राकृतिक वनस्पतियाँ किस प्रकार की पाई जाती हैं, वर्षा का वितरण कैसा है वहाँ पे, ये सब चीज़ें जो मिल करके किसी भी क्षेत्र के भौगोलिक परिचय को, भौगोलिक प्रदेशों में उसके विभाजन को दिखाता है। इस रूप में इसको देखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, कहने का तात्पर्य यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि जब भी हमें किसी भी राज्य के भौगोलिक प्रदेश को देखना है तो उन कारकों को समझने का प्रयास करना है कि वो कारक कैसे हैं, उससे हम भौगोलिक तौर पर उसको बांट सकते हैं। अब यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भी आपका जो है भौगोलिक प्रदेशों के आधार पर देखें तो यहाँ पर भी उच्चावच पर्याप्त है। यहाँ पे पर्वतीय प्रदेश भी है, अरावली पर्वत श्रेणी है आपकी, है ना। यहाँ पर मैदानी क्षेत्र भी है, मैदानी क्षेत्र ऊपर जो है घग्गर का मैदान है, ये घग्गर वाला क्षेत्र है, और इधर चंबल का मैदान है। तो घग्गर नदी है, चंबल नदी है, वैसे बहुत ज़्यादा नदियाँ नहीं है राजस्थान में, बट इसके बाद भी मैदानी क्षेत्र भी यहाँ पर है। यहाँ पे पठारी क्षेत्र भी है ना। यहाँ पे पठारी क्षेत्र भी आपका है, ये हडौती का पठार बोला जाता है इसको, हडौती का पठार, या कह सकते हैं कि जो एक तरीके से पूरा का पूरा दक्षिण वाला क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र भी आपका पठारी क्षेत्र है पूरा का पूरा। ठीक है, अब कई प्रकार से कई सारे लोगों ने अलग अलग विभाजन किया है राजस्थान राज्य को लेकर के। ठीक है, सबसे पहला विभाजन राजस्थान का करने का प्रयास किया है प्रोफेसर बीसी मिश्रा जी के द्वारा। प्रोफेसर बीसी मिश्रा जी ने राजस्थान का भूगोल एक पुस्तक लिखी थी, और ये पुस्तक 1968 में लिखी थी। कब लिखा था? 1968 में। और ये पुस्तक एनबीटी के द्वारा, नेशनल बुक ट्रस्ट जो आपकी संस्था है भारत सरकार की, उसके द्वारा इसको प्रकाशित भी किया गया था। तो इस पुस्तक में राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया गया था। ये मैं शुरुआती बात कर रहा हूं। अभी हम जो पढ़ेंगे राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित करके पढ़ेंगे। ठीक है, पहला आपका जो यहाँ पे चूंकि वर्षा का वितरण बहुत कम है, उसका कारण क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी का समानांतर होना। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो आता है भारत में, उस मानसून को ये पौने अवरोधक के तौर पे नहीं रोक पाती हैं। तो यहाँ पे मरुस्थल की स्थिति है। मरुस्थल मतलब 25 सेंटीमीटर से जहाँ कम वर्षा होती है, मरुस्थल की स्थिति है। ठीक है, तो पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, ये पश्चिम वाला क्षेत्र है, यहाँ पे शुष्क क्षेत्र है पूरा का पूरा, है ना। रेगिस्तानी मैदान है। वार्षिक वर्षा यहाँ पे 15 से 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और लगभग यहाँ पे जो है आपका जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया, आपका जोधपुर का भी कुछ हिस्सा, पश्चिमी जोधपुर वाला हिस्सा,
चूरू का भी कुछ थोड़ा सा क्षेत्र ये वाला देख रहे हैं, चूरू का क्षेत्र है यहाँ पे, ये वाला चूरू का क्षेत्र है, ये आपका श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, और ये आपका चूरू वाला क्षेत्र है। चूरू का क्षेत्र है, नागौर का क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपका जो है आता है आपका पश्चिमी शुष्क प्रदेश में। अब देखो जो शुष्क प्रदेश है, अभी तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोफेसर बीसी मिश्रा जी के हिसाब से बता रहा हूं, फिर इसके बाद मैं आपको, बिल्कुल परेशान मत होइए, पहले हम परिचय के तौर पे, फिर मैं आपको चीजें थोड़ा बहुत लिखवा भी दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझते जाइए, बस ये बहुत जरूरी है। अब दूसरा है, यहीं पर जो है एक 25 सेंटीमीटर की जो वार्षिक वितरण वाली वर्षा रेखा है, वो जो है इसको दो भागों में बांटती है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश और पश्चिमी अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क यानी कि जहां पे वर्षा लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है ना। अरावली के पश्चिम वाला क्षेत्र, ये मध्य वाला क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये वाला है ना, ये पूरा का पूरा अरावली वाला क्षेत्र है आपका, अरावली वाला क्षेत्र है ये, अभी एक बार देखेंगे हम लोग। तो ये एक तरीके से आपका पश्चिमी शुष्क प्रदेश वाला क्षेत्र है, ये वाला देख रहे हैं, ये कलर यहाँ बदल रहा है, ये तो आपका है पश्चिमी, ये वाला क्षेत्र जो है आपका मरुस्थल वाला क्षेत्र है, पश्चिमी मरुस्थली क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थली। और ये वाला क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये पूरा अर्ध शुष्क मैदान है, ये भी रेगिस्तान है, राजस्थान में रेगिस्तान है, भारत में देखा जाए तो ये एक क्षेत्र है जहां पर रेतीला रेगिस्तान है, रेतीला रेगिस्तान है। वैसे देखें तो जो आपका ये दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है, खासकर विदर्भ वाला क्षेत्र, इधर भी वर्षा बहुत कम होती है, कर्नाटक वाले कुछ क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ता है। लेकिन भारत में जो रेतीला मरुस्थल है, दोनों प्रकार का मरुस्थल है, पथरीला मरुस्थल भी है यहाँ पे, वालू का स्तूप सहित वालू का स्तूप, बिना वालू का स्तूप के भी है, दोनों रूप में यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो अर्ध शुष्क प्रदेश ये अरावली के पश्चिम वाला क्षेत्र है, अरावली के पश्चिम वाला क्षेत्र, अरावली के पश्चिम वाला क्षेत्र है आपका। वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। यहाँ पे कई जिले हैं, जालौर है, पाली है आपका, नागौर है, झुंझुनू है ना, उत्तर पूर्वी चूरू है आपका, और दक्षिण पूर्वी थोड़ा जोधपुर का भी, दक्षिण पूर्वी हिस्सा जोधपुर का भी यहाँ पे आता है अर्ध शुष्क प्रदेश वाले क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद जो है एक तरीके से नहरी क्षेत्र है, यहाँ पे आपको पता है कि इंदिरा गांधी कैनाल आती है, तो एक तरीके से सिंचित रेगिस्तान भी है। आपको पता है कि जो है मेसाता वाली हेड जो हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, मेसाता वाली हेड से लेकर के यहाँ पे मोहनगढ़ तक, अभी उसको आगे और बढ़ाया जा रहा है। आप लोगों ने मेरा एक वीडियो यदि अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। मैंने भारत दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत जो आपकी इंदिरा गांधी कैनाल है जो कि राजस्थान में जाती है, मेसाता वाली हेड से ही खड़े होकर के मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो शूट किया है हनुमानगढ़ जिले से, वो वाला वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो पब्लिश है, या फिर सर्च करिए भारत दर्शन भाई रवि प्रकाश आजाद और इंदिरा गांधी कैनाल, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ये वीडियो मतलब आपको भारत दर्शन सीरीज के अंतर्गत मैंने कंप्लीट कराया है। तो नहरी प्रदेश भी है, सिंचित प्रदेश है, इसी पूरे क्षेत्र में वर्षा तो नहीं होती पर सिंचन होता है। बट अभी ओवरऑल ये जो है हम अभी देखेंगे, जब 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटेंगे तब देखेंगे। बाकी ये मध्य वाला हिस्सा जो है ये अरावली प्रदेश है, अरावली पर्वत श्रेणी है पूरी की पूरी, है ना, अरावली पर्वत श्रेणी की बात कर रहे हैं। जो नहरी क्षेत्र है, खासकर ये वाला जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, यहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल जो लाई गई है हरिके बैराज से, गंगानगर क्षेत्र है, बीकानेर क्षेत्र है और जैसलमेर क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा सिंचित है। यहाँ पे गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ जिला जो आपका है वो भी सिंचित प्रदेश के तौर पे है। अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो अरावली पर्वत श्रेणी वाला क्षेत्र जो आपका है, यहाँ पे देखिए वार्षिक वर्षा थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है, 30 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है अरावली प्रदेश में। ये वाला क्षेत्र आप जो देख रहे हैं, कितना 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। और यहाँ पे उदयपुर वाला क्षेत्र है आपका, दक्षिण पूर्वी पाली क्षेत्र है, पश्चिमी डूंगरपुर क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्र यहाँ पर आते हैं आपके। ये ना यहाँ पे डूंगरपुर वाला क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो है ये पूरा मैदानी क्षेत्र है, आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र है ना। जयपुर हो गया आपका, जयपुर में भी थोड़ा बहुत पर्वतीय क्षेत्र आप देखने को पाएंगे। अजमेर हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, बूंदी हो गया, अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, धौलपुर और कोटा, ये सब आते हैं आपके एग्रीकल्चरल क्षेत्र में है। और इसके बाद चंबल का बीहड़ भी पड़ता है यहाँ पे, चंबल का बीहड़ प्रदेश भी है। ठीक है, और फिर आपका हड़ौती का जो पठारी क्षेत्र है। तो अब एक एक करके इन सबको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक एक करके समझेंगे, एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। मैं कुछ चीजें लिखवाऊंगा भी तो आप लिखते भी जाना। ठीक है, तो प्रोफेसर बीसी मिश्रा जी के द्वारा सबसे पहले प्रयास किया गया था 1968 में, राजस्थान का भूगोल वाली पुस्तक लिखी थी। इसके बाद भी और बहुत सारे जो है राइटर आए, जैसे प्रोफेसर रामलोचन सिंह है, 1971 में इन्होंने भारत का प्रदेशीकरण करते हुए राजस्थान को 2 भागों में बांटने का प्रयास किया। तो अलग अलग फिर पहले शुरुआत में इन्होंने 2 बृहत प्रदेशों में बांटा,
इसके बाद फिर 4 उप प्रदेशों में बांटा, 12 लघु प्रदेशों में बांटा। तो कई लोगों ने वितरण किया है, प्रोफेसर रामलोचन जी ने भी इसका वितरण किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रोफेसर तिवारी और सक्सेना महोदय ने भी राजस्थान का प्रादेशिक जो है प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक एक लिखी थी आपकी, ठीक है। प्रोफेसर तिवारी और सक्सेना राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल पुस्तक लिखी थी 1994 पे। तो इसके आधार पर भी राजस्थान का धरातल, वहां की जलवायु, नदी वेशन आदि के आधार पर प्रशासनिक सीमाओं के बारे में बताया था इन्होंने। लेकिन अब हम सिंपली आसान भाषा में राजस्थान को हम 4 भागों में बांटते हैं। उच्चावच की दृष्टिकोण से हम राजस्थान को 4 भागों में बांटते हैं। 4 भागों में बांट करके ही हम राजस्थान को पढ़ेंगे। उच्चावच और जलवायु के आधार पर राजस्थान को हम 4 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। एक तो मरुस्थलीय क्षेत्र है, एक अरावली क्षेत्र है, एक आपका जो है मैदानी क्षेत्र है और एक आपका पठारी क्षेत्र है। तो उच्चावच को हम दृष्टिकोण रखते हुए राजस्थान को समझने का आज हम प्रयास करने जा रहे हैं। तो चलिए अब आप लोग थोड़ा सा समझते जाइएगा, फिर इसके बाद बीच में लिखेंगे भी हम लोग, ठीक है। जो भी आपको लगता है कि भाई ये चीजें आपको नोट्स में ऐड करनी है तो आप साथ साथ ऐड करते जाइएगा, ठीक है। तो राजस्थान को हम 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं। सबसे पहला है मरुस्थलीय प्रदेश, ये आप देख रहे हैं। इस वाले मानचित्र में मैं आपको थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि मैं ड्रॉ करता जाऊं। मरुस्थलीय प्रदेश, ये पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा मरुस्थल है। मरुस्थल 2 भागों में है आपका, अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश। पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अभी उसको भी अलग कर देंगे। ये पूरा का पूरा मरुस्थल है आपका। सबसे ज्यादा हिस्सा यदि देखें राजस्थान में, सबसे बड़ा हिस्सा आपका जो है वो मरुस्थल ही है और यहाँ पे एक बड़ी जनसंख्या का आवास स्थान भी है। यदि हम राजस्थान में देखें तो टोटल 61%, 61.11% आपका मरुस्थल है। टोटल राजस्थान का 2/3 हिस्सा आपका मरुस्थल ही है ना। 61.11% जो हिस्सा है आपका क्या है, मरुस्थल का है। 61.11% हिस्सा आपका मरुस्थल का है, ठीक है। यहां पर लगभग 40% की जनसंख्या निवास करती है। कितनी है, 40% की आबादी आपकी मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करती है, ठीक है। तो पहला यदि हम विभाजन कर रहे हैं तो पहला विभाजन हम कर रहे हैं किस चीज में, पहला विभाजन हम कर रहे हैं शुष्क प्रदेश में, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। और ये पूरा का पूरा यहां पर देखिए जो है आपका 25 सेंटीमीटर की जो वार्षिक वर्षा वितरण वाली रेखा है वो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। एक हिस्सा आपका ये आप देख रहे हैं, ये आपका ये वाला पश्चिमी शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। तो ये पूरा का पूरा मरुस्थल है। मरुस्थल 2 भागों में बटा हुआ है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। पश्चिमी शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश, पहला तो एक हिस्सा ही है आपका, ठीक है। पहला है आपका पश्चिमी शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। इसके बाद दूसरा है आपका अरावली प्रदेश। दूसरा है आपका यहाँ पे ये अरावली प्रदेश, ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा। अरावली पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे सभी जानते हैं भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है ये, है ना। अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे ये चंबल का मैदानी प्रदेश है, चंबल का मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। चंबल का मैदानी क्षेत्र है, चंबल का ये वाला मैदानी क्षेत्र है। ये मैदान है आपका चंबल का पूरा, ठीक है। इसको बोलते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसको हम दूसरा नाम पूर्वी मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये। और ये पश्चिमी शुष्क प्रदेश है। आप भी यदि मानचित्र रखते हैं तो आप भी बना सकते हैं इसको, शुष्क प्रदेश, ठीक है। और ये वाला है आपका अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, ठीक है। इसके बाद आपका ये वाला दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है आपका दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, ये वाला। ये वाला क्षेत्र है आपका दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, ठीक। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसको 2 भागों में बांट रखा है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश और पश्चिमी, ठीक है, अर्ध शुष्क प्रदेश। अब एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में आप बहुत सारा कंटेंट लिखेंगे, मैं कुछ कंटेंट आपको बताता जाऊंगा उस टेबल के हिसाब से पहले कि कितना यहाँ पे क्या क्या हिस्सा है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र को ही हम जो है
हाडौती प्रदेश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाडौती प्रदेश। हाडौती प्रदेश, ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। हाडौती प्रदेश, ठीक है। पहले या तो कहिए तो मैं लिखवा देता हूं, एक बार बताइए सब समझ में आ रहा है सभी को? सभी बच्चों को चीजें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? एक बार कमेंट करके जरूर मुझे बता दिया करिए आपको चीजें समझ में आ रही है ना? ठीक है, जो मैं बता रहा हूं समझ में आ रहा है सभी को? कोई समस्या नहीं है ना? हाँ ठीक है हेमलता जी, वेरी गुड। चलिए, तो ये अब इसको लेकर के थोड़ी थोड़ी चीजें आप लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए। अब आपने हेडिंग डाली होगी राजस्थान का भौतिक विभाजन, और ये पूरा का पूरा मानचित्र है आपका, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं कुछ चीजें बोल देता हूं, तो आप लोग साथ साथ नोट्स भी बनाते चाहिए, लिख लीजिए, और बाद में मैं फिर इसके बाद आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। एक एक करके लिखते जाएंगे। लिखे किसी भी क्षेत्र का भौगोलिक प्रदेश से तात्पर्य, किसी भी क्षेत्र के भौगोलिक प्रदेश से तात्पर्य उन विशिष्ट क्षेत्रों से है जिनका निर्धारण भौगोलिक तत्वों के आधार पर किया जाता है। जिनका निर्धारण भौगोलिक तत्वों के आधार पर किया जाता है। कुछ चीजें लिख लीजिए साथ साथ। किसी भी क्षेत्र का भौगोलिक प्रदेश के पे विभाजन से तात्पर्य उन विशिष्ट क्षेत्रों से है जिनका निर्धारण भौगोलिक तत्वों के आधार पर किया जाता है, जिनमें उच्चावच, जलवायु, वर्षा का वार्षिक वितरण, उच्चावच, जलवायु, वर्षा का वितरण, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा आदि में पर्याप्त एकरूपता दृष्टिगत होती है। पर्याप्त एकरूपता दृष्टिगत होती है। लिखिए राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां अत्यधिक भौगोलिक विविधताएं पाई जाती हैं। अत्यधिक भौगोलिक विविधताएं पाई जाती हैं। देखिए, आप देखें तो भारत में एकमात्र राज्य है जहां पे पर्वत भी हैं। पर्वतों का आनंद लेना है तो आप उदयपुर चले जाइए, है ना, अरावली वाले क्षेत्र का आनंद लीजिए। माउंट आबू है आपका, बहुत सारा है ना, पूरा का पूरा मरुस्थल भारत में किसी अन्य प्रदेश में नहीं देखने को मिलेगा जो राजस्थान में मिलेगा। तो अपने आप में देखें तो ये सबसे अनोखा राज्य है ना। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां अत्यधिक भौगोलिक विविधताएं हैं जो यहाँ के ना केवल विकास को प्रभावित करती हैं, जो यहाँ ना केवल भौगोलिक विकास को प्रभावित करती हैं, बल्कि सदियों से यहाँ के जनजीवन की विविधता के साथ एकता को सूत्रपात करती हैं। सदियों से यहाँ के जनजीवन में विविधता के साथ एकता को सूत्रपात करती हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए राजस्थान का भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर बीसी मिश्रा के द्वारा। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल पुस्तक में किया, जिसका प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा, एनबीटी के बारे में आप सब जानते होंगे, एक बड़ी लोक प्रचलित किताब है। हमारी संसद या हमारा संविधान, ये सब सुभाष कश्यप जी की पुस्तकें भी एनबीटी से निकलती हैं, ठीक है। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर बीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान का भूगोल पुस्तक में किया गया, जिसका प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा 1968 में किया गया। जिसका प्रकाशन
नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा 1968 में किया गया। उन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया। उन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया। ठीक है, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना आपको कम से कम जानकारी होनी चाहिए। बस इसके बाद पैराग्राफ चेंज करिए, आगे लिखिए, आगे लिखिए। इसी प्रकार प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने, इसी प्रकार प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने 1971 में, प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने 1971 में, सभी लोग लिख रहे हैं ना, सबको लिखना है। मैं जो जो लिखवाता जाऊं, मैं प्रॉपर नोट्स बनवाता जाऊंगा ताकि आपकी तैयारी बेहतर होती जाए। और बाकी ये सब चीजें काम आपको मानचित्रण में करना है, यह आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मानचित्रण में आप इन चीजों को भी करते जाओ साथ साथ। ठीक है ना। तो इसी प्रकार प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने 1971 में भारत का प्रदेशीकरण करते हुए राजस्थान का विभाजन किया। अब इन्होंने अलग अलग विभाजन किया था, है ना। पहले 2 बड़े प्रदेशों में विभाजित कर दिया, 4 उप प्रदेशों में विभाजित कर दिया और 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया। इन्होंने राजस्थान को विभाजन किया, जिसमें 2 बृहत प्रदेश, 4 लघु प्रदेश, माफ करिएगा, 2 बृहत प्रदेश, 4 उप प्रदेश, 2 बृहत प्रदेश, 4 उप प्रदेश, 12 लघु प्रदेश में विभाजन किया। ठीक है। तो दूसरे, पहले पर्सन थे बीसी मिश्रा जी, दूसरे थे रामलोचन सिंह। इसके बाद भी एक पुस्तक और आपकी आई थी, प्रोफेसर तिवारी, एक पुस्तक जो आपकी आई थी प्रोफेसर तिवारी और सक्सेना की पुस्तक आई थी आपकी। तो प्रोफेसर तिवारी और सक्सेना की पुस्तक थी राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल पुस्तक, है ना। तो राजस्थान के प्रादेशिक भूगोल पुस्तक का ये जो है 1994 में आई थी। और इस पुस्तक में भी राजस्थान के धरातल, जलवायु, नदी बेसिन, इन सबको आधार मान करके इसको लिखा गया था। बट कोई जरूरत नहीं इसको लिखने की, आगे लिखे। उपर्युक्त प्रदेशीकरण की जटिलताओं में ना जाकर, उपर्युक्त प्रदेशीकरण की जटिलताओं में न जाकर हम राजस्थान के सामान्य भौगोलिक प्रदेशों का हम राजस्थान को, ये लिखे, हम राजस्थान को उच्चावच की दृष्टिकोण से, हम राजस्थान को उच्चावच की दृष्टिकोण से 4 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त करते हैं। 4 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त करते हैं जो निम्नलिखित हैं। 4 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त करते हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब एक एक करके लिखिए, क्रम से लिखते जाइए आप लोग जो निम्नलिखित हैं। जैसे अब ये आप देख रहे हैं, लिख लो क्रम से। नंबर 1 पहला है आपका, सबसे पहला है मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, 1 मिनट, मैं यहाँ पे अलग से लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी मानचित्र में मैंने आपको अभी बता ही दिया है, अभी ज़रूरत पड़ेगी इसकी भी। तो पहला है आपका मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 1 मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, दूसरे नंबर पे है अरावली पर्वतीय प्रदेश। दूसरे नंबर पे अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरे नंबर पे है आपका मैदानी प्रदेश। मैदानी प्रदेश। ठीक है, और चौथे नंबर पे है आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, इसका नाम है, इस पूरे क्षेत्र का नाम है आपका हाडौती प्रदेश।
हाड़ौती प्रदेश। तो ये 4 भागों में राजस्थान को विभाजित किया जाता है। ये 4 भाग हैं, ये देखिए 4 भाग आपके कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये है आपका ये पहला है आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है आपका अरावली क्षेत्र, ये पूरा का पूरा आपका अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। तीसरा है आपका पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र, और ये दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। क्लियर है, इतना स्पष्ट है, इसमें कोई दिक्कत कोई दुविधा नहीं है किसी को। ये टोटल आपका, और इसको मानचित्र में एक बार बना लीजिएगा। ये मैं आपको सब आपकी क्लासेस में चीज़ें, मतलब आप लोग एक बार गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी ये इमेजेस, है ना। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, आपका जो टेलीग्राम चैनल है आज़ाद आरपीएससी एकेडमी वाला, उसी टेलीग्राम चैनल पे मैं भेज दूंगा, ग्रुप में भी, और बाकी आपके ऑनलाइन बैच वाले बच्चे जो हैं उनको भी प्रयास करेंगे। बाकी आप लोग एक बार देख करके सारी चीज़ों को ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक वो बना लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये वाला 4 भागों में पेज को डिवाइड कर लिए, 4 नहीं 5 में करिएगा आप, 5 भागों में करिएगा। यहाँ पे हम जो है एक तरीके से इंडिकेशन लिखते जाएंगे, ठीक है, किस किस आधार पे चारों को, मतलब 5 भागों में विभाजित, 5 लाइनें कर लीजिए एक पेज की, 5 लाइनें कर लीजिए, और अलग अलग करके ये पूरा का पूरा डेटा लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पहले इसमें ये वाले हैं, लिखिए कारक, पहले वाले में लिखिएगा कारक, किस फैक्टर के आधार पे इनकी तुलना करनी है आपस में, ठीक है। नंबर 1 है आपका फैक्टर्स क्या हैं, तो फैक्टर के आधार पे तुलना होगी। सबसे पहला फैक्टर हम जो यहाँ पे लेके चल रहे हैं वो है आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है, लिख लिया। पहले मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा में अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। क्षेत्रफल की बात करें तो टोटल राजस्थान का 2/3 हिस्सा, लगभग 2/3 हिस्सा 61.11% आपका कहाँ क्या है, आपका मरुस्थलीय प्रदेश है। क्षेत्रफल के आधार पे 61.11% मरुस्थल है आपका, ठीक है। अरावली प्रदेश लगभग 9% के आसपास है, ठीक है, 9% अरावली प्रदेश है। 23% मैदान है आपका, 23% मैदान है। और यदि हाड़ौती प्रदेश या पठारी प्रदेश की बात करें तो 6.89% आपका ये है। ये लिख लो एक बार, एक ग्राफ बना लो, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पे दूसरे नंबर पे है जनसंख्या, क्षेत्रफल के बाद दूसरा है जनसंख्या, जनसंख्या। तो जनसंख्या की बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेश में आपकी मैदानी क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र में लगभग बराबर जनसंख्या है। 40% जनसंख्या आपकी यहाँ रहती है मरुस्थलीय प्रदेश में, और 39% जनसंख्या आपकी मैदानी प्रदेश में रहती है, ठीक है। 10% जनसंख्या आपकी अरावली प्रदेश में है, क्षेत्र भी कम है आपका, और लगभग 11% आपकी हाड़ौती प्रदेश में जनसंख्या रहती है राजस्थान की कुल जनसंख्या का, ठीक है। तो एक रफली डेटा आपका ये है, एक आधार ये है, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। सब लोग बना रहे हैं ना ग्राफ, प्रीति खैतान जी, रुपेश जी, सभी बच्चे, सबको बनाना है ग्राफ, और सब लोग एक बार देखेंगे इसे। इसके बाद हम जिलों की बात करें कि कहाँ पे कितने जिले आते हैं, ठीक है। बाद में मैं लिस्टिंग कराऊंगा, जब मैं लिखवा दूंगा तो मैं आपको सभी जिले लिखवा दूंगा। तो जिलों की बात करें तो जो आपका यहाँ पे ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसमें 12 जिले हैं टोटल, मरुस्थल का क्षेत्रफल भी ज्यादा है, 12 जिले हैं। और ये वाला क्षेत्र जो आपका है यहाँ पर अरावली क्षेत्र जो आपका, यहाँ पे 13 जिले हैं आपके, टोटल 13 जिले हैं यहाँ पे, लगभग 13 कहें या फिर मुख्य रूप से 7 जिले के आसपास इसमें आते हैं, ठीक है। 7 जिले आपके यहाँ पे आते हैं, 13 जिले मतलब हम लोग देखते हैं, लेकिन मुख्यतः यहाँ पे 7 जिले आपके यहाँ पे पहुंचते हैं। और थोड़ा सा मतलब एक समझिए कि विस्तार भी है, कुछ में मरुस्थल भी है, कुछ इसमें भी है, तो ओवरऑल इस तरीके से देखें तो एक कंफ्यूजन रहता है। बट लगभग 13 जिले आपके पर्वतीय से जुड़ते हैं, मुख्य रूप से 7 जिले आते हैं यहाँ पे, मुख्यतः 7 जिले। कुछ में मतलब देखिए ना ट्रांजिशन फेज भी है, आप देखिए यहाँ पे कि कुछ कुछ जिलों में मरुस्थल भी लगा हुआ है लेकिन पर्वतीय क्षेत्र भी है, कुछ में मैदानी क्षेत्र भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन वाला भी रहता है, ठीक है, बट उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट है
ठीक है, जिले हो गए। इसके बाद यहाँ पे आगे जो है आपके जिलों की संख्या, यहाँ पे मैदानी प्रदेश में लगभग 10 जिले आते हैं आपके मैदानी प्रदेश में, और जो आपका पठारी क्षेत्र है यहाँ पे 7 जिले आते हैं। ठीक है, तो जिलों के आधार पे अलग अलग है। इसके बाद मिट्टी की बात करें कि यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो मिट्टी की बात करें तो यहाँ पे बालुई मिट्टी है, आपको पता है, रेगिस्तानी मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी या बालुई मिट्टी है ना। निक्षेपण अपर्दन के कारण से जो है, जो वहाँ पे रेगिस्तानी क्षेत्र है, छोटे छोटे रेशों में बदल जाता है, छोटे छोटे कड़ों में बदल जाता है, बालू के तौर पे बदल जाता है। तो यहाँ पे बालुई रेतीले मिट्टी पाई जाती है। अरावली क्षेत्र में पर्वतीय मिट्टी है, आपकी पर्वतीय मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी है इस क्षेत्र में। मैदानी प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी है, चंबल नदी के द्वारा यहाँ पे लाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी है, राजस्थान में पाई जाती है, और ये आपका एक तरीके से उपजाऊ प्रदेश है। यहाँ पे पठारी क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, ये जो आपका पूरा महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है ना, तो काली मिट्टी, इसी को हम रेगुर भी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी के तौर पे भी इसी को कहा जाता है। इसके बाद अगला आधार बनाते हैं कारक है जलवायु, कहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है, बाकी जलवायु को हम अलग से भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि हम जलवायु की बात करें तो यहाँ पे शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। वर्षा होती नहीं, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा है तो शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, अर्ध शुष्क। और इसी आधार पर रेगिस्तानी क्षेत्र को 2 भागों में बांटा भी जाता है, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र और अर्ध शुष्क क्षेत्र। ठीक है, 2 भागों में बांटते हैं। अरावली क्षेत्र को उपाद्र क्षेत्र है आपका, उपाद्र क्षेत्र है आपका, आर्द्रता है यहाँ पे, ये आपका पूरी तरीके से आर्द्र क्षेत्र है। अरावली क्षेत्र में 60 सेंटीमीटर के आस तक, 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उपाद्र क्षेत्र, यहाँ पे खूब वर्षा होती है मैदानी प्रदेश में, ये आर्द्र क्षेत्र है और नदियों की उपस्थिति है यहाँ पे। और दक्षिण पूर्वी ये पठारी क्षेत्र अति आर्द्र क्षेत्र है, यहाँ पे अच्छी खासी वर्षा होती है, अति आर्द्र क्षेत्र। ठीक है, ये चंबल का बीहड़ क्षेत्र भी एक तरीके से अति आर्द्र क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ का जलवायु वाला चीज है। ठीक है, ये आपका एक ग्राफ है, सबने बना लिया, सब बना रहे हैं ना, कर रहे हैं, चीजें समझ में आ रही हैं, ये बताओ, समझ में आ रहा है सब, हवा ऊपर से तो नहीं जा रही ना चीजें। अभी टेंशन ना लो, सब याद कराता जाऊंगा, मेरा उद्देश्य यही है। ठीक है, निशा रैकवार जी, तो देखो आज के लिए अभी इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन कराऊंगा, मैं नोट्स बनवाऊंगा, आपको प्रॉपर लिखवाता जाऊंगा। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखेंगे कि जो है जितने भी हम लोग देखेंगे चीज़ों को लेकर के कि मरुस्थलीय क्षेत्र का विकास कैसे हुआ, तो मरुस्थल का उद्भव क्यों हुआ, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे मरुस्थल आया कैसे, क्या रीजन्स हैं, मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं, और पूरे विश्व में मरुस्थलों का जो वितरण है वो लगभग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश और महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ही क्यों मरुस्थल है, इसका भी हम उत्तर देखेंगे। और भारत में जो हमारे मरुस्थल पैदा हुआ इसके पीछे का कारण क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद जितने भी मैंने भौगोलिक प्रदेश आपको बताए, इन सभी भौगोलिक प्रदेशों के बारे में डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। और आप लोग एक बार फीडबैक जरूर दीजिए कि कैसा आपको लग रहा है, क्लास में कैसे समझ में आ रहा है। एक बार सभी बच्चे एक बार फीडबैक जरूर दें।